साल 1526 धूल उड़ती है पानीपत के मैदान में और भारत की तकदीर तलवार की नोक पर लिखी जा रही थी। दूर समरकंद से आया एक तुर्क मंगोल योद्धा जो अपने खून में तैमूर की क्रूरता और चंगेज खान की जंगली जिद लिए हुए था। इतिहास के पन्नों पर वो इनकलाब लिखने आया था जिसे आज हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। बाबर, असली नाम ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बबुर, 1483 में फरगना अब उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ। उसका खून दो बेहद ताकतवर वंशों से था, माँ की तरफ से चंगेज खान और बाप की तरफ से तैमूर लंग। लेकिन उसका जीवन आराम से शुरू नहीं हुआ। 11 साल की उम्र में ही उसे अपने पिता की रियासत संभालनी पड़ी। दुश्मनों की बगावत, अपनों की साजिशें और सत्ता की प्यास ने बाबर को एक नौजवान की जगह एक जंगजू बना दिया। समरकंद जीतने का सपना उसका जुनून था, लेकिन बार बार हार और धोखे ने उसे पीछे धकेला। तभी उसकी नजर एक और धरती पर पड़ी, हिंदुस्तान। एक सोने की चिड़िया जो आपसी फूट और कमजोर सुल्तानों के चलते उड़ान खो चुकी थी। 1526 बाबर ने अपनी 12,000 सैनिकों की छोटी सी सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक युग की शुरुआत थी। बाबर ने न केवल युद्ध कौशल दिखाया, बल्कि तोपखाने और घातक रणनीति से ये साबित कर दिया कि भारत की राजनीति में अब एक नई ताकत का उदय हो चुका है। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन उसकी दिलचस्पी शासन में कम और जंग में ज्यादा थी। वह लिखता था, फारसी में शायरी, आत्मकथा बाबरनामा और युद्धों की कहानियां। उसका शासन छोटा रहा, सिर्फ 4 साल। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाबर ने एक बीज बो दिया था जिसे आने वाले मुगल शासकों ने विशाल साम्राज्य में बदल दिया। बाबर का बेटा हुमायूं योग्य लेकिन दुर्भाग्यशाली निकला। शेरशाह सूरी से हारकर उसे निर्वासन में जाना पड़ा, लेकिन हुमायूं के बेटे अकबर ने इतिहास को पलटकर रख दिया। 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा एक लड़का कुछ ही दशकों में भारत का सबसे महान सम्राट बन गया। अकबर ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि नीति, सहिष्णुता और विवाह राजनीति से भी दिल जीते। राजपूतों से मित्रता, धार्मिक सहिष्णुता, दीन ए इलाही, फतेहपुर सीकरी जैसे स्थापत्य, ये सब मुगल सत्ता को न केवल सैन्य रूप से बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भारत की आत्मा में गूंथ चुके थे। अकबर ने संस्कृत, फारसी और उर्दू को एक ही छत के नीचे लाकर जो साझा संस्कृति तैयार की, उसने मुगल साम्राज्य को महज एक राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि एक सभ्यताओं के संगम में बदल दिया। अकबर के दौर में पेंटिंग, वास्तुकला, संगीत, साहित्य और धर्म में असाधारण विकास हुआ। ये एक ऐसा समय था जब शक्ति तलवार में नहीं, स्वीकार्यता में है। ये बात सम्राट खुद जीकर दिखा रहा था। लेकिन हर सूरज को ढलना होता है, और साम्राज्य जब बहुत ऊंचा उठता है तो उसकी नींव में बिखराव भी जन्म लेने लगता है। अकबर के बाद आने वाले सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की नीतियां साम्राज्य को अलग दिशाओं में ले जाने लगी। पार्ट 1 के अंत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। भव्य महल, विशाल सेना, समृद्ध अर्थव्यवस्था और कला की ऊंचाइयों को छूता एक युग। लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता दिलों की जगह तलवारों पर टिकने लगी, पतन की पहली दरारें दिखाई देने लगी। 1707 एक एम्पायर जिसका विस्तार हिंदू कुश से दक्कन तक फैला था, अब भीतर से दरकना शुरू हुआ। जिस आत्मा ने भारत को सजाया था, वही अब अपने भूले पहरे में खो गए निशानों की तलाश कर रही थी। औरंगजेब ने साम्राज्य की सीमाओं को उसकी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन इसी विस्तार ने भविष्य में इस साम्राज्य की नींव थाम ली। बीजापुर और गोलकोंडा की जीतों के बाद उन्होंने मराठा और राजपूत क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे डेक्कन कैंपेन्स लंबी खींची, खजाने की लाशें गर्म कर दी और नॉर्दर्न प्रोविंसेस पर ध्यान देने की शक्ति चली गई। उनकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जजिया की पुनर्स्थापना, मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर पाबंदियां न सिर्फ राजपूत, मराठा बल्कि सिख्स, जट्स और बुंदेलास जैसे समूहों को विद्रोह के लिए उकसाने हुई। सत्ता पर कब्जा बढ़ाने के लिए
सेंट्रलाइजेशन के नाम पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी को कुचल दिया। मनसबदारी प्रणाली में नोबल्स ने ऑटोनॉमी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, जिससे अलीजेंस एम्परर से नोबिलिटी की ओर झुक गया। औरंगजेब के लंबे युद्ध हर सामने आर्थिक टूट गए। झिले दक्कन अभियानों ने ट्रेजरी को खाली कर दिया, प्रशासन को रोने पर मजबूर कर दिया और कृषि उत्पादन घटता गया। भारी कर गरीब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, आम जनता में असंतोष की लहर फैली। मनसाबदस ने जागीरों को अपने लाभ के लिए कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जिससे पेजेंट्स ने खेती छोड़ दी, ट्रेड ठप पड़ा और राजस्व गिरा। रेडिट पर एक इतिहासकार ने लिखा, इकोनॉमिक क्राइसिस exacerbated during औरंगजेब्स reign, ऑफिसर्स डिसलॉयल, सोल्जर्स डिससैटिस्फाइड। 18वीं सदी की मुगल आर्मी का अनुशासन टूट चुका था। सैनिकों की लॉयल्टी अब एम्परर नहीं, मनसबदार से थी। वे बकाया वेतन की मांग करते, यूनिटों की संख्या कम रखते और लॉयल्टी बनाए रखने में असफल रहे। युद्ध कौशल पुराने हो गए। नवीन हथियार व्यवस्था और आधुनिक प्रचार तकनीक से साम्राज्य पिछड़ने लगा। नादिर शाह की 1739 में की गई दिल्ली पर चढ़ाई, पीकॉक थ्रोन की चोरी और दिल्ली की लूट इसकी शर्मनाक घोषणा थी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज ने जाट्स इन भारतपुर, सिख्स इन पंजाब, सतनामिस और बुंदेलस को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। मराठा अंडर शिवाजी और संभाजी ने डेक्कन में जनाधार बनाया। राजपूत किंगडम्स ने ऑटोनॉमी मांगना शुरू किया। इन समूहों ने धीरे धीरे इलाकाई सत्ता को अपने हाथों में लिया। केंद्रीय मुगल राज्य पर उनका प्रभाव कम होता गया या शून्य हो गया। औरंगजेब के निधन 707 के बाद स्पष्ट कोई प्रत्यंतरादान नियम न होने से सिंहासन हस्तांतरण अक्सर खूनी संघर्षों के साथ होता। बहादुर शाह बावी की मृत्यु 1112 के बाद वर्ष 1919 में 4 एम्प्रेस का आगमन इस अराजकता का प्रमाण है। साइद ब्रदर्स, जुल्फिकार खान जैसे दरबारी शक्तियों ने वीक एम्प्रेस को पपेट्स बना दिया। कोर्ट फैक्शंस में पावर स्ट्रगल्स बढ़ गए, जिससे साम्राज्य भीतर से टूटने लगा। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर इसे लूट किया। बाद में अहमद शाह अब्दाली की रिपीटेड इन्वेजन्स ने मुगल स्टेबिलिटी पर गंभीर प्रहार किया। इन हमलों ने ट्रेजरी और मिलिट्री दोनों को तोड़ दिया। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड फुटहोल्ड्स जमीन पर स्थापित कर धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप बढ़ाया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जैसे पोर्ट्स पर कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता चला गया, जिससे आर्थिक शक्ति मुगल से ब्रिटिश के हाथों में चली गई। 1837 में बहादुर शाह जफर सिंहासन पर आया, लेकिन उस समय मुगल शक्ति प्रतीकात्मक मात्र थी। सत्ता केवल ओल्ड दिल्ली के किला रेड फोर्ट तक सीमित थी। 1857 का विद्रोह उस सांस्कृतिक रेनेसांस का अंतिम क्षण था, जब झपर ने सीपॉइज और विद्रोही मुस्लिम ग्रुप्स को समर्थन दिया। पर 4 महीने की घेराबंदी के बाद दिल्ली अंग्रेजों के हाथों गिर गई। झपर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और अंततः साम्राज्य समाप्त माना गया। उस साम्राज्य की तलवार अब डल हो चुकी थी, जिसने कभी सीमाओं को छुआ था, लेकिन उसकी कला, उसकी विरासत, उसके अकबर की सहिष्णुता, वो सब आज भी हवा में गूंजती है। इतिहास का पर्दा गिर गया, लेकिन मोगल सपने अभी भी चमक रहे हैं। जो जानते हैं वो चुप नहीं रहते। 1557 दिल्ली का किला गुजर चुके सम्राटों की खामोशी से गूंज रहा था। एक गाथा जो 331 वर्षों में बनने वाली थी, अब पर्दे के केंद्र में थी। आखिर कैसे जवानी में जन्मा साम्राज्य बूढ़े सोच में मर गया और इतिहास की यादों में अमर हो गया। 1837 में सिंहासन संभाला बहादुर शाह द्वितीय झपर ने, लेकिन तब तक मुगली सत्ता सिर्फ प्रतीक बनकर रह गई थी। असली ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। 1857 के विद्रोह में उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों का समर्थन किया। 4 महीनों की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने किले को फिर से कब्जा किया। झपर को रंगून भेजा गया। वहीं उन्होंने 7 नवंबर 1962 को अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मशहूर गजलें जैसे लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, कितनी बसर नसीब झफर दफने के लिए 2 गज जमीन भी न मिली।
इन पंक्तियों ने उनके दरबारी जीवन और निर्वासन को पोएटिक रूप से समेट लिया। उत्तराधिकारी विवाद। औरंगजेब के बाद क्लियरली डिफाइंड सक्सेशन न होने से सिंहासन पर कब्जा खूनी संघर्ष बना। आर्थिक पतन, भारी कर, मनसबदारी सिस्टम की कमजोरी, सेना की मेंटेनेंस ने खजाना खाली कर दिया। विद्रोहों का तूफान, मराठस, सिख्स, जट्स, राजपूत्स ने ऑटोनॉमी ले ली। औरंगजेब की नीतियों ने रीजनल पावर्स की राइज को बढ़ावा दिया और बाहरी हमले, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की लूट और ब्रिटिश कंपनी का राजनीतिक घेराव मुगल सत्ता की गिरावट को तेज कर गए। मुगल साम्राज्य भले खत्म हो गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक छाप अमिट है। वास्तुकला में मिसाल, ताजमहल, हुमायूंस टूम, फतेहपुर सिकरी, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चरबग गार्डन डिजाइन सब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स बने हुए हैं। कला की अमृता, मिनिएचर पेंटिंग, कैलीग्राफी, पर्शियन इंडियन फ्यूजन की लिटरेरी समृद्धि, ये मुगल एस्थेटिक आज भी फैशन, इंटीरियर डिजाइन, डिजिटल आर्ट में जारी है। स्थापत्य प्रभाव, मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, होटल्स, म्यूजियम्स, अर्बन डिजाइन में डोम्स, आर्चेस, जाली वर्क और जियोमेट्रिक सिमेट्री का इस्तेमाल आम है। हर बड़ा शहर, दिल्ली या मुंबई, किसी न किसी मुगल प्रेरित फेसेड या कोर्टयार्ड की तरह खड़ा है। आज के दौर में मुगल लेगेसी को लेकर नॉस्टैल्जिक रिस्पेक्ट में कमी आई है। कुछ मौजूदा सरकारें और धार्मिक विचारधाराएं मुगल सम्राटों को आक्रांताओं के रूप में पेश कर रही हैं। खासकर औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ रहा है। उनकी मौत के बाद भी विरोधियों ने उनकी कब्र हटाने की मांग की है। स्कूल पाठ्य पुस्तकों से मुगल चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के पुराने मुगल एरा घरों, गलियों और स्मृतियों को मॉडर्न रीडेवलपमेंट ने मिटा दिया है, जिससे कल्चरल मेमोरी फेड हो रही है। इतिहास की कठहलियां नहीं करना, बल्कि सांस्कृतिक कंटिन्यूटी को बचाना आज एक चुनौती बन गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद इसकी याद शक्ति है। एक रेडिट यूजर ने लिखा था, द फॉल ऑफ अ स्टेबल किंगडम, नॉर्थ इंडिया सफर not just politically but economically. मुगल पीरियड पीक ग्रोथ कैनॉट बी इग्नोर्ड। ऐसा दोनों दिक्कतें बताती हैं कि मुगल एम्पायर की स्थिरता ने नॉर्दर्न इंडिया को सेंचुरीज तक बचाए रखा था। मुगल साम्राज्य अपनी तलवार को छोड़ चुका था, पर उसकी कला ने ग्रेनाइट की तरह दृढ़ता दिखाई। उसके शाहीला दरबार भले बंद हो गए, पर उसकी गजलें आज भी महल की दीवारों से रिश्ती हैं। इतिहास का पर्दा गिर चुका है, लेकिन मोगल लेगेसी हवा में गूंजती रहती है। जितने लोग जानते हैं, वो चुप नहीं रहते।